Good afternoon, guys. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone, guys. बेटा सारे बच्चे फटाफट से कनेक्ट कर जाओ so that we can start the class. And please mark your attendance first. अच्छा अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें so that we can start the class fast as possible. चलिए बच्चा हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं गाइस. आई होप सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं. Good afternoon, guys. Good afternoon. Please join fast so that we can proceed with the class. चलिए, I hope everybody has joined. बच्चा लोग, we are starting with another important topic of maths. Basically ये stats का part है. ठीक है, हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं stats के part का, which is actually called as index numbers. As you can see the heading is index numbers.
तो बच्चा याद रखना, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैट्स, क्योंकि हमारे पास जो मैथ्स में स्टैट्स का पार्ट है उसके एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, अब जो इंडेक्स नंबर्स होता है बेसिकली ये कहानी क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं कि इंडेक्स नंबर का चैप्टर का बेसिक क्या है। सी अगेन फिर से वही बात है, मैथ्स जैसा कि आप जानते हैं आपका एमसीक्यू बेस्ड है। अगर तो मैथ्स आपका एमसीक्यू बेस्ड है तो आप लोगों को एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि मैथ्स आपका एमसीक्यू बेस्ड होने के कारण मैथ्स की थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक की थ्योरी ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम साथ साथ बताऊंगा। तो चलिए हम पहले इसको प्रोसीड करते हैं कि इसकी बेसिक थ्योरी होनी क्या चाहिए और क्या है। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं भाई एक हमारे बहुत ही समझदार प्राणी हैं, आप उनको देख सकते हैं, एक बड़े ही प्यारे से बच्चे हैं, पढ़े लिखे इंसान, एज यू कैन सी दैट। इनका नाम है, सपोज कर लो भाई, मिस्टर स्टूडियस। इज अ वेरी स्टूडियस गाय, बड़ा ही पढ़ा लिखा बच्चा है, स्टूडियस गाय। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये थोड़ा सा एस्टिमेट करता है। ये भाई साहब क्या, इनको ना मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ले खाने का बहुत शौक है। मान लो भाई इस दोस्त को हमारे रसगुल्ले खाने का बहुत शौक है। अब ये भाई साहब क्या है भाई, मान लो 1990 में, 1990 में जब ये रसगुल्ले खाते थे तो इनको तकरीबन 1 रुपए के सपोज 4 रसगुल्ले मिल जाते थे। आज ये 2020 में, बच्चा ये 2020 में ये हमारे दोस्त रसगुल्ले खाने गए तो इनको 1 रुपए का, मान लो, मुश्किल से रसगुल्ला सिर्फ देखने को मिलता है। अब क्या कहने का मतलब, ही विल नॉट गेट एनी रसगुल्ला, बोलते देख लो सिर्फ भाई, देखने के लिए 1 रुपया लगेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये हुआ क्या, बिकॉज ऑफ राइज इन इन्फ्लेशन, जिसको कहते हैं चेंजेस ओवर टाइम। ये जो टाइम में चेंज आया, तो इस टाइम में चेंज आने की वजह से, इस टाइम में जो चेंज आया उसकी वजह से होता क्या है, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। ठीक है, जो बंदे को 1990 में 1 रुपए के 4 रसगुल्ले मिलते थे, आज उसी बंदे को 1 रुपए का कोई रसगुल्ला नहीं मिलता। अब मुद्दा यह है भाई कि ये जो वक्त में चेंज आता है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, इसी चेंज को इंडेक्स नंबर मेजर करता है। सो इंडेक्स नंबर होता क्या है, जो वक्त के साथ वैल्यू चेंज होती है उसकी मेजरमेंट करता है। वक्त के साथ जो वैल्यू चेंज होती है, so that change in value is actually measured by index numbers, right? तो ये फंडा आपने याद रखना है। सो इंडेक्स नंबर क्या है कि भाई, एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, विद द चेंज इन पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी और कमोडिटी चेंजेस। तो जो वैल्यू चेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर्स। उसको मेजर कैसे करते हैं, इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर का थोड़ा थ्योरी पे।
बेटा इस चैप्टर की अगेन वही बात है, थ्योरी करनी बहुत जरूरी है। जो बच्चा थ्योरी नहीं करेगा उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडेक्स नंबर? सो विल राइट डाउन द मेजर ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल और group of variables over time is called इंडेक्स नंबर। तो लैंग्वेज आप पकड़ लीजिए भाई, द मेजर ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल, ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, तो मतलब सिर्फ एक का चेंज या बहुत सारे वेरिएबल्स का चेंज, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, सो हम लिखते हैं इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज designed to measure the changes or change in a variable or a group of variables with respect to time, geographic location, or other characteristics। देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी, लैंग्वेज को समझिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि वेरिएबल में चेंज सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल में चेंज सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से आता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ लोकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे देखो कि भाई हमारे पंजाब में अमृतसर की अगर हम बात करें, हम पंजाब लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पंजाब में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सस्ती होंगी, बाहर वो चीजें जाएंगी तो महंगी हो जाती। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, सपोज राजस्थान में कोई चीज है, वो चीज वहां सस्ती है, यहां पर आके महंगी हो जाती है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी चीजों की वैल्यू चेंज होती है। तो उसको मेजर करना, ये ऐसे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो उसको चेंज को मेजर करना ही इंडेक्स नंबर का बेसिक काम है। सो इंडेक्स नंबर क्या करता है भाई, आपकी वैल्यू में चेंज, चेंज आने के रीजन किसी भी तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी चेंज इन टाइम, इट कैन बी चेंज इन लोकेशन, इट कैन बी चेंज, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की इनकम ज्यादा है तो उसके लिए वैल्यू चेंज हो जाती है, किसी बंदे की इनकम कम है। तो हम जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि भाई एक बंदे की इनकम ज्यादा है तो उसके लिए सेम चीज की वैल्यू जो है वो उसको कम नजर आनी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, गिवन गुड्स, इकोनॉमिक्स में कहते हैं गिवन गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मली कहते हैं ना कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकम बढ़ती है तो गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि वो एक इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। लोग उसको डिमांड करना बंद कर देते हैं, कहते हैं हमारी इनकम बड़ी, हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स खाएंगे भाई। तो इन सब रीजंस की वजह से काफी सारे चेंजेस आते हैं। वो जो चेंजेस आते हैं, वो जो वैल्यू में फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, और एक बात आप लोगों ने सबने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल लेनी है
ये एक नीचे बॉक्स बना के लिख रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडेक्स नंबर्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। तो ये बात याद रखना बच्चा, हम लोगों ने इंडेक्स नंबर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करना है। अब देखोगे ज्यादातर फॉर्मूला सारे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये बात याद रखना। सो इंडेक्स नंबर के अंदर जो इसकी थ्योरी की डेफिनेशन होती है, इसके अंदर याद रखेंगे मेरे बच्चा, जो आपने समझना है, इसके अंदर मैं बार बार दो तरह के वेरिएबल यूज करूंगा। एक होगा यूनी वेरिएबल, एक होगा कंपोजिट वेरिएबल। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, one is called as univariable, other is called as composite variables. So what is univariable? When we compute index number, it is computed from single variable. तो याद रखें बच्चा, जब हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल में कंप्यूट करते हैं, कहते हैं एक वेरिएबल के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ, दैट इज कॉल्ड एज यूनि। कंपोजिट क्या होता है? इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। तो इसको मैंने ग्रुप ऑफ वेरिएबल से सब कैलकुलेट करा, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट वेरिएबल। सो गाइस, मेक थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड। सो इन शॉर्ट एक बार आखिरी बार बता रहा हूं, इंडेक्स नंबर क्या होता है बेटा? वैल्यू में चेंज आता है बिकॉज ऑफ टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। उस वैल्यू में जो चेंज आता है उसको मेजर करना इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर्स। सर इसकी थ्योरी करेंगे? हाँ जी बच्चा, बिकॉज एमसीक्यू में थ्योरी आती है। तो इंडेक्स नंबर के याद रखना हमारे पास तीन मेन फीचर्स इसकी डेफिनेशन से निकल कर आते हैं। तो बच्चा इसकी थ्योरी जो है, मैं दोबारा से बोलूंगा बच्चा, थ्योरी अच्छी तरीके से करनी है, जो कि जो बच्चा थ्योरी अच्छे तरीके से नहीं समझेगा उसको प्रॉब्लम आएगी। सो इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या सुनना है? लेट्स अंडरस्टैंड इसके फीचर्स क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इंडेक्स नंबर्स के फीचर्स क्या है। सी, इंडेक्स नंबर के फीचर्स को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इंडेक्स नंबर के फीचर्स को मैं इसको तीन एस्पेक्ट्स में डिवाइड करूंगा, अंडरस्टैंड करते जाइए। नंबर वन, सबसे पहला, it is a measure of relative change or परसेंटेज चेंज। तो इंडेक्स नंबर जो होता है बेसिकली एक मेजर है जो आपके चेंजेस बताता है टाइम की वजह से या किसी भी और कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। और याद रखना, जनरली इसका रिलेशन हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसीलिए कई बार इसको हम कहते हैं इट इज अ मेजर ऑफ परसेंटेज चेंज। So guys, we have index numbers as two forms. Number one, it can be relative change, it can be percentage change. ये आ गया। Number two, it is called as quantitative expression
अब समझिए, इंडेक्स नंबर जो होता है, याद रखिएगा, इसको हम लोग हमेशा वैल्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना। सो इंडेक्स नंबर जो होता है, इसको हम लोग हमेशा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बेस पे, मतलब इनकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी, उसके बेस पे आपने इसको कैलकुलेट करना है। बिना वैल्यू के इंडेक्स नंबर नहीं होता, तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जरूर होगी। लाइक वी से वी हैव डिफरेंट कमोडिटी, सपोज एक कमोडिटी 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, तो एवरी कमोडिटी विल हैव अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। एंड तीसरी बात, जो इसका तीसरा फीचर है, shows changes in terms of एवरेज। तो याद रखना, इंडेक्स नंबर हमेशा आपको एवरेज चेंजेस बताता है। ये चेंजेस शो करता है, बट किसके फॉर्म में? एवरेज के फॉर्म में। सो याद रखेंगे, इंडेक्स नंबर एक तो आपको परसेंटेज चेंज बताएगा, नंबर वन। एक तो ये क्वांटिटी होगी, नंबर टू। तीसरा, ये हमेशा आपको एवरेजेस, दैट मींस एक कह लीजिए भाई, जिसका कहते हैं ना मीन निकालना, एवरेज निकालना, ये एवरेज चेंजेस बताता है। तो सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर आप बोलोगे इंडेक्स नंबर एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं होता बच्चा, ये सिर्फ आपको एक अंदाजे के साथ एवरेज चेंजेस बताता है। तो ये तीन बातें आपने इसके फीचर्स में याद रखनी है, राइट? ओके, फिर आ जाए बच्चे, बेटा एक टॉपिक जो आप लोग करेंगे, वो क्या, इसमें थ्योरी के अंदर ही, जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, हमारे को इंडेक्स नंबर बनाते वक्त ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वी कैन से प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। भाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो हम लोग इंडेक्स नंबर को बनाते वक्त हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? समझना बच्चा, पहली प्रॉब्लम, जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको आती है, देखिए प्रॉब्लम्स को मैं आपको बता देता हूं। मैं कुल मिला के आपको 5 हिस्सों में इसकी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करूंगा, 5 पार्ट्स। I'll say problems of index number is actually categorized into 5 parts. सबसे पहला, नंबर 1, इसका पर्पस क्या है? What is the purpose of index number? That's the first problem we have to face. देखिए आपका इंडेक्स नंबर जो होता है ना, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स का होगा, मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। वी हैव वैरायटी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो आप इंडेक्स नंबर को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो? जैसे कुछ लोग कहते हैं, यार हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग ना हाउस होल्ड में हम क्या क्या खर्चे कर रहे हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, अभी हम लोग सारे घर बैठे हुए, हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर बढ़ गए, घर पे खाने के बनाने के। कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, कोई केक बना रहा है, तो कुछ पकौड़े तल रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब यहाँ पर हमारा पहले जो घर पे खर्चा होता था और अब जो घर पे खर्चा होता है वो बढ़ गया। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को मेजर करना। सो इंडेक्स नंबर के मेजरमेंट का पर्पस क्या है, वो चीज देखनी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये पहली बात देखी। ठीक है, दूसरा, इसमें एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब तक आपको पर्पस नहीं पता होगा, आप एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात आता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। याद रखें, इंडेक्स नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेस ईयर कौन सा सेलेक्ट करना है। सर बेस ईयर मतलब, देखो कंपैरिजन करने के लिए एक ईयर को तो बेस लोगे। जैसे सपोज कर लो, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं ईयर 2000 को बेस लेता हूं और वहां से मैं प्राइजेस कंपेयर कर रहा हूं 2010,
2020 के। सो एक ईयर बेस, अब मैंने 2000 को बेस क्यों लिया, वो बहुत सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूं, अब आने वाले टाइम पे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे यार 2020 को बेस ईयर ले लो, क्यों, सबसे ज्यादा इकोनॉमी हमारी यहां पर खराब हुई। अब 2020 से लोग कंपैरिजन करेंगे, 21 में इकोनॉमी में कितना ग्रोथ आया, 2022 में कितना ग्रोथ आया, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बेस ईयर ले लिया 2020, 2020 से कंपैरिजन कर रहे हैं, 2021 में कितना आया, 2022 में कितना गया, तो सारे कंपैरिजन 2020 से। अब आपका बेस ईयर कब, कैसे, कितना सेलेक्ट करना है, ये सारी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमने बेस ईयर कितना सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसी से आप करंट ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करते हो, तो कंपैरिजन के लिए बेस का होना जरूरी है। कहते हैं भाई, बिल्डिंग अगर बेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। कहते हैं जैसे एक बड़े ही महान आत्मा ने कहा है, बेबी को बेस पसंद है। तो याद रखना बच्चा, इंडेक्स नंबर में भी यही कहानी है, यहां भी उनको बेस पसंद है, तो बेस का पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई अब एक और फंडा, फंडा ये है कि अब हमने बता दिया भी इंडेक्स नंबर का कंपैरिजन करना है, कौन से गुड्स का करना है यार, कौन सी सर्विसेज का कंपैरिजन करना है, हमें कैसे पता लगेगा, तो कौन से गुड्स का करना है, कौन सी सर्विसेज का करना है, ये सारी बातें आपको वहां पर देखनी पड़ती है। तो सिर्फ कंपैरिजन करने से नहीं होगा, कौन से गुड्स का करना है, कौन सी सर्विसेज का कंपैरिजन करना है, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ती है। सपोज मैं कहता हूं, आज में जैसे इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल्स, जिम्स, इनका बुरा हाल है, इनका कंपैरिजन करूंगा भाई मैं, रेस्टोरेंट्स, सबका बुरा हाल होने वाला है। क्यों, बिकॉज इनका बिजनेस अचानक से एकदम डाउन चला जाएगा जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है। तो मैं किन किन गुड्स को, सर्विसेज को आपस में कंपेयर करूंगा, ये भी मुझे देखना पड़ता है। ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आजकल की बात ले ले, तो जो ईटेबल्स हैं, जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज है, खाने पीने का सामान, उनके प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं अचानक से, ठीक है। तो उनका कंपैरिजन हम करेंगे दूसरे गुड्स के साथ, या उनका अगले साल कंपैरिजन करेंगे, उनके प्राइसेस नॉर्मल आ जाएंगे। तो कौन से गुड्स का किस टाइम पे कंपैरिजन करना है, इसका सिलेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, आपको सिलेक्शन करना है होलसेल प्राइस का या रिटेल प्राइस का। भाई एक बहुत बढ़िया कंपैरिजन होता है, सिलेक्शन ऑफ होलसेल प्राइस की रिटेल प्राइस। भाई कंपैरिजन करना है, हाँ जी करो, बताओ किससे करोगे, होलसेल वाले से करोगे कि रिटेल प्राइस से करोगे। अब जैसे सपोज कर लो, प्राइसेस भी दो तरह के होते हैं, होलसेल प्राइस थोड़ा कम होता है, रिटेल प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, तो अब आप कंपैरिजन किससे करोगे, तो ये भी एक दिक्कत आती है। इसके अलावा आपके पास एक लास्ट में प्रॉब्लम आती है, विच इज कॉल्ड एज अदर प्रॉब्लम्स। भाई अब अदर प्रॉब्लम्स का क्या सीन है, देखो इसके ना दो तीन आपको सब पार्ट्स बना देता हूं। अभी अदर प्रॉब्लम्स जो है मेरे भाई, वो मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कई सारे इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई ये बता कि तूने इसका कंपैरिजन करना है, तूने इसमें सिंपल अरिथमेटिक मीन लेना है कि ज्योमेट्रिक मीन लेना है। मैं आपको बताऊंगा, इंडेक्स नंबर में हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों यूज कर सकते हैं। एएम अरिथमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन। आप लोगों ने शायद कभी ये टर्म सुनी हो, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। एवरेजेस बोलता है ना कि इंडेक्स नंबर एवरेजेस है, एग्रीड। ऊपर मैंने बोला आपको इंडेक्स नंबर क्या है, एवरेजेस। एवरेजेस कई तरह के होते हैं, एवरेजेस होते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब बताओ कौन सा सेलेक्ट करना है। ज्यादातर इंडेक्स नंबर में या तो एएम सेलेक्ट किया जाता है या जीएम सेलेक्ट किया जाता है। अब बताओ एएम सेलेक्ट करना है कि आपने जीएम सेलेक्ट करना है। फिर आपके पास आता है सिलेक्शन ऑफ
वेट्स। सर वेट्स का मतलब क्या? इंडेक्स नंबर जिम जाता है? नहीं मेरे भाई, इंडेक्स नंबर जिम नहीं जाता। हम हर कमोडिटी का एक वेट रखते हैं। जैसे इस टाइम पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सिचुएशन के हिसाब से एसेंशियल कमोडिटीज का वेट सबसे ज्यादा हाई है। इंपॉर्टेंस, वेट्स मींस इंपॉर्टेंस। कहते हैं ना वजन रखा, वजन, इंपॉर्टेंस कितना है। इस टाइम पे एसेंशियल कमोडिटी का वेट सबसे ज्यादा हाई है। अगर मैं बोलूं आज आपको चल यार शॉपिंग करने चल बेटा, नाइकी के जूते ले ले, इस टाइम पे पेरेंट्स को बोलोगे लाओ 10,000 रुपए नाइकी के जूते लेने, पेरेंट्स बोलेंगे हाँ बेटा तो जूते से मारता हूं। इस टाइम पे तू 10,000 मांग रहा है जूते खरीदने के लिए, या लोगों को राशन इकट्ठा करने की पड़ी है तो नाइकी के जूते खरीदने जा रहा है, भाई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है इस टाइम पे। तो बात समझिए, किस चीज का कितना वेट एक टाइम पे होना चाहिए ये सिलेक्शन करना पड़ता है। वेट, वेट मींस इंपॉर्टेंस, यहां पर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, इंडेक्स नंबर में ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं भाई, आगे चल के हम इस बारे में वार्तालाप करेंगे। इंडेक्स नंबर में ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, याद रखिएगा। सो भाई अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कहां पे लगाना है, क्या करना है फॉर्मूले के साथ, ये सारी बातें हमें सेलेक्ट करनी पड़ती। तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपको 5 मेन दिक्कतें आती हैं, ठीक है? ये सारे बच्चे याद रखेंगे। तो ये जो 5 दिक्कतें आती हैं आपको उसी को फॉलो करना है। ओके, अब ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट कि हम इंडेक्स नंबर क्यों बनाते हैं, क्या इसका लाइक हमारे पास सारा सिचुएशन है, ये सारा हो गया इसका थ्योरी पार्ट, राइट? ओके, अब सुनिए, फिर हम आते हैं बच्चा इसके मेन पार्ट पे। फिर हम आ रहे हैं इसके मेन पार्ट पे। मेन पार्ट क्या है बच्चा? मेन पार्ट आता है इंडेक्स नंबर के सबसे पहले भाई आपके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? याद रखना, इसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। जिसको कहा जाता है बच्चा काइंड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। देखिए, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारा जो इंडेक्स नंबर होगा दोस्त, आपको बता दूं, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा वो इनफैक्ट हम इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है? याद रखिएगा, मतलब मैं आपको 4 तरह के इंडेक्स नंबर यूज करूंगा आपके लिए। सबसे पहला होगा जिसे कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा P01। दूसरा, इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसे कहते हैं Q01। तीसरा, इसे कहते हैं वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स को जनरली V01 में एक्सप्रेस किया जाता है। चौथा, इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसको हम लोग जनरली ज्यादातर सीपीआई भी बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम ज्यादातर सीपीआई सीपीआई करके बोलते रहते हैं, राइट? तो याद रखना, मैं आप लोगों से 4 तरह के इंडेक्स नंबर डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बोलूंगा P01, मैं आपको बोलूंगा Q01, मैं आपको बोलूंगा वैल्यू इंडेक्स, और एक आएगा सीपीआई। ये हमने सारे डिस्कस करने हैं। दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स विच विल बी डिस्कसिंग, और हमारे सिलेबस में सारा कुछ है, राइट? अच्छा, फिलहाल अभी सुनिए, हम लोग यहां पर आते हैं, अब बारी आती है इंडेक्स नंबर के
मेथड्स की। लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स, राइट। अब सुनिए, जब हम मेथड्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडेक्स नंबर मेथड्स, गाइस हम लोग इसमें थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे। मेथड्स करने के पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको मेथड्स के अंदर सारे चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। आई विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर विल बी एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक आपके पास रहेगा जिसमें होगी पार्ट वन, प्रॉब्लम विद 2 ईयर डेटा। मतलब इसमें क्या है भाई, हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम विद 2 ईयर डेटा। दैट मींस आपके पास इसमें सिर्फ 2 सालों की इंफॉर्मेशन होगी, दैट्स इट। इसमें सिर्फ आपके पास 2 सालों की इंफॉर्मेशन होगी। फिर एक आपके पास प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम्स विद मोर देन 2 ईयर्स डेटा। तो जो भी हमारे सम होंगे वो इन दो तरह की प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। सो विल बी कवरिंग प्रॉब्लम विद 2 ईयर्स डेटा एंड प्रॉब्लम विद मोर देन 2 ईयर्स डेटा। तो हम लोगों ने ज्यादातर ये कवर करना है, राइट। अब मैं इसी के बेस पे आपको मेथड बताता हूं। अब एक एक करके समझते हैं भाई मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो याद रखना, वी विल बी डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। पार्ट वन जिसमें होगा, मैं बार बार बोलूंगा, 2 ईयर का इंफॉर्मेशन है भाई, और पार्ट टू होगा जिसमें बोलूंगा मोर देन 2 ईयर्स का इंफॉर्मेशन है। तो समझना बच्चा, पार्ट वन पार्ट टू। तो मैं दोनों तरह के सम्स कवर करूंगा मेथड्स के अंदर। अब मेथड्स के अंदर, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा बच्चा प्राइस इंडेक्स नंबर्स। सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट प्राइस इंडेक्स नंबर्स नाउ। we'll be discussing only about price index numbers, nothing else। तो अभी फिलहाल मैं आपको इंडेक्स नंबर का पहला टाइप जिसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज P01, इसी को डिस्कस करूंगा, राइट। अब अच्छी तरह सारे समझना बच्चा, P01 क्या होता है। सारे बच्चे बेटा थोड़ा सा एक्टिव रहना, P01 क्या होता है इसको समझना है। प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं हम दो हिस्सों में, टू पार्ट्स। सबसे पहला हम लोग यहां पर बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अनवेटेड, या जिसको कहते हैं सिंपल। एक तो ये मेथड होगा, एक हमारे पास होगा वेटेड, मतलब क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे। याद रखना बच्चा, एक हमारे पास होगा अनवेटेड और एक होगा हमारे पास सिंपल, और दूसरा होगा हमारे पास वेटेड। जो अनवेटेड होता है उसको हम लोग फर्दर ऑन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं गाइस, याद रखना। सो मैं आपको पहले इसको क्लेरिफाई कर दूं, इसको हम लोग फर्दर ऑन दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मैं आपको सारा एक प्राइस इंडेक्स नंबर का समरी चार्ट दे रहा हूं कि इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है। एक इसमें आएगा सबसे पहले, इट इज कॉल्ड एज सिंपल एग्रीगेट मेथड। याद रखना बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल एग्रीगेट मेथड। इट्स अ वेरी इजी मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल एग्रीगेट मेथड बोलते हैं। एक इसमें आता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। ओके, अब सुने,
दो तरह के पार्ट मैंने प्राइस इंडेक्स में कवर करने हैं। सबसे पहला क्या होगा, सिंपल एग्रीगेट, फिर दूसरा होगा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, अब सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो होता है गाइस, आपको बता दूं, उसके आगे दो बच्चे हैं। सर दो बच्चे, हाँ जी बच्चा, इसके दो बच्चे हैं। आप सिंपल एग्रीगेट ने आप कह लीजिए शादी नहीं करी, उसके बच्चे नहीं हुए, बट आप कह लीजिए सिंपल एवरेज के आगे दो बच्चे हैं। मतलब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं सिंपल एग्रीगेटेड को। याद रखना, एक होगा यूजिंग अरिथमेटिक मीन, आप समझ जाना, एम इज अरिथमेटिक मीन। सेकेंड पार्ट होगा यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज जीएम, सो अरिथमेटिक मीन इज एम एंड जीएम इज ज्योमेट्रिक मीन। सो गाइस आप लोग इस चीज को दिमाग में रखेंगे बच्चा, हमारे पास एक होगा यूजिंग अरिथमेटिक मीन, एक होगा यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। देन वी हैव अदर पार्ट जिसको हम कहते हैं वेटेड। जरा केयरफुली देखिएगा गाइस, बड़े ही ध्यान से इसको लेकर आ रहा हूं। देन वी हैव वेटेड। वेटेड जो है उसके अंदर फर्दर ऑन दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास होता है जिसको हम कहते हैं वेटेड aggregate method, and then we have the other one, it is called as weighted average of price relative method। एक हमारे पास होता है वेटेड एग्रीगेट मेथड, एक हमारे पास होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ओके, बेटा इफ यू आर नॉट able to hear me bacha, you have to refresh your page because as per my instructions the volume is absolutely clear, right? अपना पेज को रिफ्रेश कर लें बच्चा। ओके, सो हम बात करते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। अब लेट मी क्लेरिफाई व्हाट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। गाइस इसके ना, ये समझ जाना बच्चा, ये मैं आपको सारा समरी चार्ट दे रहा हूं कि हमने आगे कौन कौन से मेथड्स करने हैं। राइट हमने आगे कौन कौन से मेथड सारे कवर अप करने हैं, जैसे समरी चार्ट। ओके अच्छा, ये समरी चार्ट सुन लें। सबसे पहला लिखते जाए साथ साथ, इसको कहते हैं लस्पाइरेज मेथड। अब सुनिए भाई, बहुत सारे हमारे खासकर पंजाबी भाई बहन इसको बोलते हैं लस्परे। भाई लस्परे कुछ नहीं होता, इट इज लस्पाइरेज, याद रखिएगा। हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है स्पेसिफिकली थोड़ी अंग्रेजी भाषा की, उसमें हमारा हाथ बड़ा तंग होता है। भाई बच्चे क्या बोलते हैं, लस्परे, बड़ा लस्परे भी होता है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लस्पाइरेज मेथड। हमारे स्कूल के टीचर भी बोलते हैं ऐसे। फिर सेकंड, लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, लोग बोलते हैं पाछी। ओ पाछी आया पाछी, इट इज नॉट पाछी, इट इज एक्चुअली पाशेज मेथड। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन गाइस। हम कहीं भी आगे एज अ प्रोफेशन में काम करने जाएंगे, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पाशेज मेथड। पाछी पूछी कुछ नहीं करना, कोई पंजाबी नहीं घुसानी बीच में। ओके, नंबर थ्री, इट इज कॉल्ड एज डॉर्बिश एंड बाउलीज मेथड। नंबर फोर, ये सारे कुछ महान बंदे थे भाई जो आज तो अपना स्वर सुधार गए हैं, उन्होंने मेथड बनाया, हमें आज तक फॉलो करने पड़ते हैं। मार्शल एजवर्थ मेथड, इट इज कॉल्ड एज मार्शल एजवर्थ मेथड। सर ये सारे करने, हाँ जी बच्चा सारे करने। फिर हमारे पास आता है फिशर्स मेथड।
फिशर्स मेथड। देन नंबर 6 यहां लिख देता हूं भाई, हमारे पास नेक्स्ट आता है, इट इज कॉल्ड एज केलीज मेथड। इट इज कॉल्ड एज केलीज मेथड। एंड द सेवेंथ वन, इसको हम कहते हैं भाई वॉल्श इंडेक्स मेथड। स्पेलिंग है वॉल्श के लास्ट में सी एच है, WALSCH। बच्चों को क्लेरिफाई कर देता हूं भाई, WALSCH, इसको वॉल्श बोलते हैं भाई, साथ में च लगता है प्रोनाउंसिएशन में, वॉल्श इंडेक्स मेथड। तो हमारे पास ये टोटल मिला के 7 मेथड्स हैं जो हम लोगों ने सारे फोकस करके करने हैं भाई। हम करेंगे सारे एक एक करके, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। इनमें से याद रखना भाई, सबसे ज्यादा जो आप लोग वहां पर पहले 6 यूज करते हो, वॉल्श इंडेक्स मेथड जो है वो ज्यादातर आपके पास क्वेश्चन में थ्योरी पार्ट में यूज होता है। तो पहले 6 पे आपने ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट 6 इज इंपॉर्टेंट गाइस, फर्स्ट 6 मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, फिर उसके बाद आई होप सबने नोट कर लिया होगा अब तक ये। और उसके बाद आपके पास आता है वेटेड एवरेज, इसको यहीं पे लिख लेते हैं बच्चा, इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, इसको कहते हैं यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो दो पार्ट्स आपके पास रहेंगे, यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। सो गाइस मेक थिंग्स वेरी क्लियर कि हम लोग यहां पर यूजिंग अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के साथ चलेंगे। सो बच्चा इसको दिमाग में रखें भाई, हमारे पास यहां पर ये सारा स्ट्रक्चर चलेगा मेथड्स का। अब ये तो हो गया सारा एक समरी चार्ट कि हमने करना क्या है। बड़ा मुद्दा ये आता है, बट इसको करना कैसे है, तो एक एक करके प्राइस इंडेक्स पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल एग्रीगेट से। पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा पार्ट वन। पार्ट वन क्या था हमारा, अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। सो अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एग्रीगेट से। अब देखना, इसमें कहीं पे मैं 1-2 ईयर डेटा यूज करूंगा और कहीं पे मैं मोर देन 2 इयर्स यूज करूंगा। तो वी स्टार्टिंग विद पार्ट वन। पार्ट वन क्या था मेरे पास, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर्स, राइट। ये मेरा पार्ट वन रहेगा, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। और इसके अंदर जो पार्ट ए मैं यूज कर रहा हूं, उसका पहला है सिंपल एग्रीगेट, या इसको एग्रीगेटिव भी बोला जाता है, याद रखना। इट इज सिंपल एग्रीगेट और एग्रीगेटिव। तो कहीं भी आ जाए सिंपल एग्रीगेट या एग्रीगेटिव, डू नॉट गेट वरिड अबाउट इट गाइस, ये सारा कुछ सेम होगा। एग्रीगेट बोलो एग्रीगेटिव बोलो, एक ही बात है भाई, टेंशन मत लेना। अब इस केस में मुझे निकालना होता है प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो प्राइस इंडेक्स नंबर्स का फॉर्मूला अभी मैं सिर्फ आपको P01 के फॉर्मूला बोलूंगा। I'll be telling you formula only for P01 guys, सिर्फ P01, right? So let's begin. Formula very simple, sigma P1 over sigma P0 into 100. Now so what is P1? बच्चों की तरह समझा रहा हूं, सब चीजें आपने शायद बचपन में करी हो, बट मेरा फर्ज है एक बार बेसिक से कराना, तो मैं बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा P1, P1 क्या है बच्चा, प्राइस ऑफ करंट ईयर। P1 क्या होता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर। P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर। लो भाई सिंपल सा फंडा, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है जी। अब बच्चे के मन में पहला सवाल,
सर इसके सम्स, बेटा आने को इसके सम्स भी आ सकते हैं। भगवान से दुआ करो कि भाई हमें इसके क्वेश्चंस आ जाएं। भगवान आपकी दुआ सुनेगा, डेफिनेटली सुनेगा। सुनिए, देखिए सपोज कर लीजिए आपको 2 साल गिवन है। मैं कहता हूं 2017 2018 आपको लिखा हुआ है। सपोज कर लो कमोडिटी दी हुई है पेंसिल। पेंसिल के सपोज कर लो आपको ना ये सारे प्राइजेस गिवन है। गाइस ये सारे प्राइजेस गिवन है, कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइजेस का, राइट। सपोज कर लो ये गिवन है पेंसिल, देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ पेन। सपोज कर लो वी हैव स्केल एंड वी हैव इरेजर। सो सपोज कर लीजिए इट इज 1 2 3 4। लेट्स से यहां पर दिया है 5 4 3 2। लो भाई, सो बच्चा 2017 जो हमारे पास होगा, याद रखें उसको हमेशा बेस मानोगे। जब कुछ ना मेंशन हो पुराने वाला बेस याद रखो। मैं आपको फिर से लिख देता हूं, ओल्डर ईयर इज ऑलवेज योर बेस। ओल्डर ईयर इज ऑलवेज बेस इफ नो इंफॉर्मेशन is given in the question. So always remember, जो पुराना वाला साल है वो हमेशा बेस होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं गिवन होगा तो आपका जो पुराना वाला साल है वो हमेशा बेस होगा। So if no information is given, older year is always the base. ठीक है, अब सुनिए फंडा क्या है। जैसे ये पुराना वाला P0 इट्स योर बेस, तो ये क्या हो जाएगा P1। तो यहां पर मैं चेक करता हूं सिग्मा P0 1 + 2 + 3 + 4 टोटल करा 10। तो सिग्मा P0 इज 10। P1 टोटल करा 14 5 4 3 2 सिग्मा P1 इट्स 14। फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स नंबर का सिग्मा P1 14 ओवर 10 इंटू 100 क्यों करते हैं? बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी में बताया हर चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखते हैं बच्चा 140। 140 के साथ परसेंटेज का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 140 आंसर। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास यहां पर 2 साल के प्राइस गिवन थे, आपने पुराने वाले को बेस लेकर नए वाले को आपने ले लिया, तो दिक्कत कोई थी नहीं। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। बट कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि आपके पास 1 साल से ज्यादा की भी इंफॉर्मेशन होती है, तो यहां पर आपके पास कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे जिसमें इंफॉर्मेशन 1 साल से ज्यादा की होगी। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, 1 साल से ज्यादा की इंफॉर्मेशन सपोज कर लो आपको लिखता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट इंडेक्स नंबर टेकिंग 2014 से लेकर 2016 एज बेस ईयर। ठीक है, बाय सपोज कर लो सिंपल एग्रीगेट मेथड। मान लो भाई मैंने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है 2014 से लेकर 2016 तक का बेस लेना है। अब यहां पर आपके पास सपोज कर लो ईयर दिया होगा, जैसे मैंने आपको बताया कई बार क्वेश्चन में एक से ज्यादा साल गिवन होता है, तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पास। जैसे यहां पर आपके पास क्वेश्चन आ गया दो तरह का, एक आ गया आपके पास 2014, एक आ गया 2015, 2016, 2017, 2018। इस केस में सपोज कर लो वैल्यू लिखा हुआ है 20, 25, 30, 45 एंड 63। अब प्रॉब्लम भाई उसने आपको बोला क्या है दोस्त, बोलता है आपने 2014 से लेकर 2016 को बेस लेना है।
लैंग्वेज पढ़ो, 2014 से लेकर 2016 को बेस लेना है। लो भाई, अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेस कैलकुलेशन करना है। इंडेक्स नंबर का सिंपल सा फॉर्मूला, बेबी को क्या पसंद है, बेस, तो इंडेक्स नंबर को भी बेस पसंद है। इंडेक्स नंबर आपका बेबी है, याद रखो, राइट भाई। सो अल्टीमेटली क्या है हमारे पास 20, क्यों, बिकॉज 2014 की वैल्यू कितनी थी 20, 2015 की वैल्यू कितनी थी 25, 2016 की वैल्यू कितनी है 30। लो भाई, तीनों को प्लस करा, 3 से डिवाइड करा, इसकी एवरेज निकाली। लो मुन्ना, एवरेज निकाल लो, 25 इज द एवरेज बेस, 25 इज द एवरेज भाई, 25 अपना बेस आ गया। अब सर क्या करेंगे, सिंपल एग्रीगेट में फॉर्मूला था सिग्मा P1 ओवर P0, करो ना यार, आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंट है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट आपने कैसे लगाना है। अब आपके लिए हर एक ईयर के लिए P0 ये रहेगा। फर्क इतना सा पड़ता है, जब एक से ज्यादा साल हो, हर एक ईयर का पीओ आपका सेम रहेगा, P1 चेंज होगा। तो अब आपको यहां पर जब इंडेक्स नंबर निकालना है 20/25 इंटू 100, पहले वाला आंसर भाई, ठीक है, कितना 80, यह आ गया 2014 का। इसी तरीके से 25/25 इंटू 100, यह आ गया 100। इस तरह 30/25 इंटू 100, so that works out to be 120। इसी तरीके से 45/25 into 100, that works out to be 180। 63/25 into 100, that works out to be 252। ये लीजिए भाई आंसर मेरा। राइट गाइस, तो ये आ गया 80, 100, 120, 180 और 252। तो इस तरीके से हमारा पहला मेथड खत्म हुआ। अब अगर किसी बच्चे को फर्स्ट मेथड में, जिसको कहते हैं सिंपल एग्रीगेट में, अगर तो डाउट है तो प्लीज मेंशन करें, अगर नहीं है तो सेंड मी सम गुड इमोजीज गाइस, फटाफट से अच्छी अच्छी सी इमोजीज भेजें। हमारा पहला पार्ट खत्म, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर द गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल गाइस, जल्दी से अच्छा सा रिस्पॉन्स दे, और हर एक बच्चा रिस्पॉन्ड करे बच्चा, बिकॉज उससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बना रहेगा हमारा, हमारा एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा आपस में। तो आप लोग देख रहे हैं अपना सीए का सिलेबस, कोई अगर आपको बोलता है, मुझे बहुत सारे बच्चे आगे बोलते हैं सर सीए बहुत टफ है, सीए बहुत टफ है, उसको बेटा जरा घुमा के बीपीएल दो। जो बोलता आपको सीए टफ है, घुमा के बीपीएल दो उसको अच्छे तरीके से। गाइस बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करें, सारे बच्चे रिस्पॉन्ड फटाफट से करें, सो आई शुड बी क्लियर कि सारे बच्चों को हर एक चीज समझ में आ गई है। चलो भाई, अभी तक कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब सब कुछ क्लियर है सारे बच्चों को, दैट्स ग्रेट। कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है मेरे दोस्त अभी तक। यस बच्चा, इसमें परसेंटेज अपने आप ही हो गया ना, बिकॉज देवेश आपने इनटू 100 कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज हो गया दोस्त, उसमें कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो आप इनटू 100 कर दोगे तो इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू परसेंटेज। ठीक है गाइस, आई सपोज अभी तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन to the method number B, that's B part. It is called as simple average of PR। बच्चा PR is price relatives, याद रखना। PR क्या है मेरे दोस्त, PR है प्राइस रिलेटिव्स। देखिए, इसके अंदर दो कहानियां होती हैं। एक कहानी जिसको हम कहते हैं यूजिंग अरिथमेटिक मीन,
ये कहानी तो बोलता है आसान है। दूसरा, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ये और भी आसान है, बट इन दोनों के फॉर्मूलाज आपस में कंपेयर करने जरूरी हैं। देखिए फर्क क्या होता है। यहां पर जब मैं प्राइस इंडेक्स नंबर निकालता हूं, फॉर्मूला होता है सिग्मा पी ओवर एन। नाउ व्हाट इज कैपिटल पी? कैपिटल पी इज P1 ओवर P0 इंटू 100। अच्छा, अब मैं आपको P1 का मीनिंग बार बार नहीं बताऊंगा। P1 का मतलब हो गया दोस्त प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो P आपके पास याद रखना है, कैपिटल P इज P1 ओवर P0 इंटू 100 एंड N डिनोट्स नंबर ऑफ आइटम्स। N क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्वेश्चन, याद रखना। तो बच्चे फॉर्मूला लिख ले। मेरे पास क्या फॉर्मूला रहेगा? P1 ओवर P0 इंटू 100 एंड N डिनोट्स क्या? नंबर ऑफ आइटम्स, याद रखे। बट इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, याद रखें, द मोमेंट ज्योमेट्रिक मीन कम्स, we have to use AL, sigma log P over N. Now, definition of AL. AL is anti-log, right? P का definition is same, P1 over P0 into 100. What is N? N denotes number of items. N denotes number of items. So this is all same. AL anti-log, P1 over P0 into 100. N is number of items. So इसमें सिर्फ फर्क क्या है? इसमें सिर्फ log लग गया. That's the only difference we have. सिर्फ यही डिफरेंस है बच्चा दोनों में। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन अपने पास आ गया। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन वाले का एग्जांपल लिखते हैं। मेरे ख्याल अब तक बच्चों ने नोट कर लिया होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, थोड़ी देर के बाद बताता हूं। तो ज्योमेट्रिक मीन की कहानी में हम लोग लॉगरिथम यूज करेंगे बेटा। थोड़ा सा लॉगरिथम कैसे यूज करेंगे? कैलकुलेटर से। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। पहले हम एक काम करते हैं बच्चा, इसको अरिथमेटिक मीन को देखते हैं भाई कि अरिथमेटिक मीन क्या चीज है। चलो मेरे भाई सारे बच्चे आ जाओ पहले। कैलकुलेशन हमारे पास आ गया यूजिंग अरिथमेटिक मीन। यूजिंग अरिथमेटिक मीन का एग्जांपल देखिए। सपोज कर लो आपको 1985 और 1990 के प्राइजेस गिवन है। दिस इज P01, दिस इज P1। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड 6। मान लीजिए ये मुझे गिवन है 2, 3, 4, 5 एंड 6। मान लीजिए ये गिवन है 7, 3, 2, 1 एंड 4। ये आता है भाई। अब अपने को बोल दिया कि भाई आपको सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालना, और आपको बोलता है यूज अरिथमेटिक मीन। सपोज कर लीजिए सब में लिखा होता है मेथड कौन सा लगाना, टेंशन मत लीजिएगा, हमेशा सब में मेंशन होता है। तो बच्चे के दिमाग में पहला सवाल, सर मेथड कौन सा लगाना है। टेंशन मत ले भाई, आपको ये पता है पुराना वाला जो है तेरा P0 है, नया वाला क्या है तेरा P1। अब आपने करना क्या, P निकालना, आपको इंडिविजुअल वैल्यूज पे निकालना है। जैसे सपोज P1 ओवर P0 इंटू 100, इंडिविजुअल वैल्यूज पे P1 ओवर P0 इंटू 100, P1 over P0 into 100, P1 over P0 into 100, P1 over P0 into 100। तो आपने क्या करना है, 350, ये आ गया 100, ये आ गया 50, ये आ गया 20, ये आ गया 66.67। इसका टोटल कर लेना है, दैट इज 586.67। ये ले भाई, ये आ गया। इसके बाद हमने करा P01 निकालो भाई। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P, सिग्मा P ओवर N। N कितना बच्चा, 5। तो ये आ गया 117.334। 117.334, ये सारे बच्चे चेक कर लो भाई।
ये आ जाता हमारे पास यूजिंग अरिथमेटिक मीन. सो दिस एक्चुअली कम्स एज यूजिंग अरिथमेटिक मीन. ओके. अब मेरे भाई, अब आप आ जाएं सारे बच्चे बड़े प्यार से. अब आप करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल. भाई साहब, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करोगे ना तो टेंशन मत लो. ज्योमेट्रिक मीन का यूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले लॉग का जादू, बिकॉज आपको लॉग कैलकुलेट करना आना चाहिए. मैं एक बार बच्चों को इसको दोबारा से बता देता हूं. कुछ बच्चों को मैंने इसको बताया हुआ है, फिर भी एक बार दोबारा से रिमाइंडर. ठीक है, लॉग का जादू, लॉगरिथम को कैलकुलेट करना है आपने कैलकुलेटर से, बहुत जरूरी है. आप कोई भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करें, कोई भी नंबर का लॉग, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मुझे बोलता है log 2 का कैलकुलेट करना है भाई, मुझे log 2 की वैल्यू निकालनी है. तो याद रखें पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कैलकुलेटर को ऑन करें. जरूरी है, ये ना हो ऑन ना करो और लगे हुए हम कैलकुलेटर दबाने में. फिर दूसरा स्टेप क्या होता है भाई, जरा कैलकुलेटर ऑन कर लेना बच्चा. ऑन दबा के 2 दबा दिया, क्योंकि 2 का लॉग निकालना है. याद रखना, ऑन दबा के 2 दबा दिया हमने, 2 का लॉग निकालना है. पहला स्टेप, अनरूट बटन को आपने 19 बार दबाना है. अनरूट बटन को 19 बार दबाना है, याद रखना. जब आप अनरूट बटन 19 बार ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 19 बार दबाते हो, तो आपका आंसर आता है 1.00. फिर से 000 1321. बच्चे करके देखे, साथ साथ करके देखे. जिन्होंने करा हुआ है प्रैक्टिस करे, जिन्होंने नहीं करा हुआ उसको दोबारा से करे, अच्छी तरीके से करे. सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपने जो आंसर आया उसमें -1 करना है. जो आंसर आया हर बार के लिए -1. ये देखिएगा, अनरूट बटन 19 बार दबाकर जो आंसर आता है उसको -1. अभी इक्वल टू वगैरह मत दबाना. फिर उसको आपने सीधा मल्टीप्लाई करना है 227695 के साथ. बहुत अच्छा शॉर्टकट है, 227695 दबाकर. ये याद कर लो भाई, ये कटरीना कैफ का नंबर है 227695. तो आपने चौथे स्टेप में इक्वल टू दबाना है, चौथे स्टेप में. और जैसे ही इक्वल टू दबाओगे आपका आंसर आ जाएगा 0.3010. सारे बच्चे चेक कर लो. बच्चा, ये हमारे पास लॉग का आंसर है. किसी भी सम का अगर आपको लॉग निकालना है, आप कैलकुलेटर से इसी स्टेप से निकाल सकते हो. ज्योमेट्रिक मीन के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए लॉग निकालना आपको आना चाहिए. अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं आता होगा कैलकुलेटर से लॉग निकालना, मुझे स्पेसिफिकली मैसेज पे बता देना. मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है बेटा, तो मुझे लाइक स्पेसिफिकली आप बता दीजिएगा, तो वो बच्चे को मैं इंडिविजुअली सिर्फ लॉग की क्लास सेंड कर दूंगा कि लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. ठीक है, ये फंडा याद रखें, लॉग कैलकुलेट करना. उसके बाद साथ ही साथ जो आपको एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरत आने वाली है वो आएगी एंटी लॉग. लॉग के साथ साथ आपको एंटी लॉग भी निकालना आना चाहिए. एंटी लॉग में क्या करते हैं, सपोज कर लो आपको बोलता है फाइंड एंटी लॉग ऑफ 0.3010. मान लो मुझे एंटी लॉग निकालना है 0.3010 का. पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आप अपना 0.3010 स्टार्ट कर लें. 0.3010 कैलकुलेटर पे प्रेस कर लें. आपने सबसे पहले डिवाइड का बटन दबाकर 227695, मतलब पहले कटरीना को मल्टीप्लाई करा था, अब डिवाइड करेंगे. फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चा, आपने +1 दबाकर इक्वल टू दबाना है. +1 इक्वल टू, याद रखें +1 इक्वल टू करा, तो +1 इक्वल टू दबाने के बाद जो भी आंसर आता है, फिर तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई के साथ साथ इक्वल टू, साइमल्टेनियसली आपने 19 बार दबाना है, 19 टाइम्स.
याद रखेंगे 19 टाइम्स। सर कैसे? ये देखो, इनटू इक्वल टू एक बार, इनटू इक्वल टू दो बार, इनटू इक्वल टू तीन बार, इनटू इक्वल टू चार बार, ऐसे करके 19 बार दबाना है। ये करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूं भाई बच्चों को, कि अगर आपका 0.3010 लॉग 2 का आंसर आ रहा था तो इसी का एंटी लॉग 2 आता है, तो लॉग का उल्टा होता है हमेशा एंटी लॉग, याद रखेंगे। अब बेटा 1.9 इज 2 ओनली, तो ये याद रखें भाई। जितने भी बच्चों को ये स्टेप्स नहीं पता कैलकुलेटर पे, याद रखिएगा, दीज आर वेरी गुड स्टेप्स टू लर्न, दीज आर एक्सेलेंट स्टेप्स टू लर्न, राइट। अब सपोज कर लीजिए फटाफट से, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, अभी हम रुक के करेंगे, पहले थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों के साथ। बच्चे देखिए, आप एक काम करें, फटाफट से मुझे log 53 निकाल के दिखाएं। चलो सारे बच्चे भाई, मुझे log 53 का आंसर चाहिए भाई। जिसको नहीं आता फटाफट से दोबारा से प्रैक्टिस करो। log 53, पहले कैलकुलेटर पे log 53 टाइप करें। बेटा अभी आ जाएगा, नहीं आता तो चिंता मत करें। log 53 कैलकुलेटर पे टाइप करें। टाइप करा? नहीं आता तो आ जाएगा सारे बच्चों के लिए। 53 टाइप करो। अंडर रूट बटन को 19 बार दबाओ। अंडर रूट बटन को 19 बार दबाओ बच्चा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार दबाओ। ठीक है, फिर साथ में -1 करके इंटू कर दो, 33227 695 इक्वल टू दबा दो। अब देखोगे आपका इसका आंसर जो लास्ट में आ जाएगा, दैट विल बी 1.72 अप्रोक्सीमेटली। यस, सब बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो खाली कुछ नहीं करना, आपने ये स्टेप फॉलो करते जाने हैं। अंडर रूट बटन 19 बार, -1 दबा के इनटू सीधा 227695 और साथ में लास्ट में इक्वल टू। ये फिगर्स अंडर रूट बटन 19 बार दबाना है, -1 दबाना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 227695 से करना है। ये हर सम के लिए सेम है, हर सम के लिए सेम है। टेस्टिंग के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बच्चे इसको उल्टा भी कर लें। आप एक काम करें, लॉग एंटी लॉग 1.72 करें, देखिए आपका क्या आंसर आता है। आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 53 के आसपास आ जाएगा। अब एंटी लॉग कैसे करेंगे? एंटी लॉग करने के लिए फिर से वही कहानी बच्चा, एंटी लॉग करने के लिए देखिए, डिवाइड करें 227695 से, 53 टाइप करके डिवाइड करें 227695 से, +1 करें, इक्वल टू दबाएं, फिर अनरूट बटन, उसके बाद सॉरी इनटू इक्वल टू 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। आप जब करते हैं तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 52.9 आता है। तो बच्चा 52.9 का मतलब इटसेल्फ 53 होता है, याद रखना। इससे हम लोगों ने यह सीखा कि उसी के रिवर्स को हम लोग लॉग कहते हैं, जस्ट उसके रिवर्स को। भाई अगर अभी भी आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये मेथड नहीं आता, बिकॉज ये हमने कई सारे क्वेश्चंस में यूज करना है, तो जिसको ये मेथड नहीं आता जरा फटाफट से मुझे अभी बता दो, मैं वेट कर रहा हूं। इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टूड दिस मेथड गाइस, मैं वेट कर रहा हूं बच्चा। इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टूड दिस मेथड, मुझे अभी क्लेरिफाई कर दे। मैं आपके रिस्पॉन्स की वेट कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को अभी भी ये मेथड क्लियर नहीं है तो
क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चा इसको कवर अप करने के लिए। दिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट। जिसको ये लॉग वाला फंडा नहीं आएगा उसको दिक्कत आएगी। नो बच्चा, प्रथम जी, यू कैन नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इन द एग्जाम। दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉलो दिस मेथड। सो बच्चा, यू कैन नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो आई एम सॉरी, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते हो, तो यू हैव टू गो फॉर दिस मेथड गाइस। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है जो मैक्सिमम 12 डिजिट्स का होता है एज पर द सीए नॉर्म्स, आईसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से। अच्छा, और मुझे बता दे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सो इफ एनीबडी डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, राइट नाउ, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अमन कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको ये मेथड अभी इंडिविजुअली समझा दूंगा बच्चा क्लास के बाद, चिंता मत करिए। क्लास के बाद आपको मैं ये मेथड दोबारा से, आपके पास कैलकुलेटर रखना सिर्फ, क्लास के बाद मैं आपको अभी कॉल पे इंडिविजुअली मेथड ये समझा दूंगा। सो चिंता मत करिए बच्चा, घबराइए नहीं। ठीक है, मैं भी आपको इंडिविजुअली समझा देता हूं, सो चिंता मत करिए। ओके बेटा, और किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, मैं इसको इंडिविजुअल कॉल पे लेकर उस बच्चे को ये मेथड समझा दूंगा, क्योंकि इसके लिए आपके सामने कैलकुलेटर का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, अब हम इस मेथड के थ्रू ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। अब सपोज कर लीजिए, समझिए मेरे बच्चा, सारे बेटा इधर देखना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल 1980 और 85 आपके पास प्राइजेस गिवन है, मान लीजिए, and suppose prices are given as 10, 12, 15, 16, 18. Suppose this is given as 8, 7, 6, 5, 2, 8, 7, 6, 5, 2. ओके, now suppose मुझे कहता है यूज ज्योमेट्रिक मीन। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन करके आपको आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर सम में पहले पी निकालना पड़ेगा। पी का मतलब P1 ओवर P0 इंटू 100। अच्छा, पी तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि पी का फंडा वही है, P1 ओवर P0 इंटू 100। पी तो अपने को निकालना ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 8/10। ऑब्वियसली जो हमारा पुराना वाला है वो P0, नया वाला P1। 8/10 इंटू 100, 7/12 इंटू 100, 6/15 इंटू 100, 5/16 इंटू 100, 2/18 इंटू 100। ये सारे बच्चे चेक करो। So this actually works out to be 80, 58.33, 40, 31.25, 11.11. But this is not the answer in this case because we have to use geometric mean. Now in this case, what is the additional step we have to follow? We have to go for log p. अभी log p क्या? 80 का log निकाला अपने मेथड से, आंसर 1.902। मैं आंसर लिख रहा हूं, बट आप सारे बच्चों ने घर पे इसको कैलकुलेट करके देखना है। आपके लिए आज का होमवर्क इतना ही है, इस लॉग को मेरे मेथड से जो मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं कैलकुलेट करके जरूर देखना। मैं आंसर लिख रहा हूं, जो नहीं आएगा मुझे कल बताइएगा या मुझे आप ग्रुप में भी बता सकते हैं। 1.765, 1.602, 1.495, 1.045। The total is log p का 7.808। दिस इज सिग्मा log p। बच्चा ये आंसर सबके अप्रोक्सीमेटली ये आने चाहिए, याद रखिएगा, इट इज नेसेसरी। ओके,
अब बच्चे क्या करें, P01 एंटी लॉग सिग्मा लॉग P ओवर N, कैलकुलेट करा भाई, एंटी लॉग लेना है आपने 1.5616 का, सारा कैलकुलेट करा इस 36.45, एंटी लॉग भी लेंगे इसका, और मेथड आपने मेरा वाला ही फॉलो करना है, याद रखना। तो बच्चे याद रखें बेटा। नहीं बच्चा, अंश का एक क्वेश्चन आया, सर पी का टोटल करके लॉग निकाल सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, क्योंकि याद रखना आपको सिग्मा लॉग पी चाहिए, पी का लॉग नहीं चाहिए, आपको सिग्मा लॉग पी चाहिए। गलती मत कर बैठना, पी का टोटल करके लॉग एक बार निकालने के चक्कर में आंसर गलत हो जाएगा, डोंट डू दैट, ठीक है? आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। अंश नहीं, ऐसे नहीं करना, पी का टोटल नहीं, आपको सिग्मा लॉग पी चाहिए, हर एक आइटम को इंडिविजुअली निकाल कर फिर उसका सिग्मा निकाल लें, राइट? यस। भाई अब आप लोग सारे बच्चे बताइए, किसी को आज की क्लास में डाउट? समृद्धि कह रही सर 80 का लॉग 0.95 आता है। नहीं बच्चा, आप एक बार अच्छी तरह चेक करें, 0.95 नहीं आता। मैंने आपको इसलिए बोला कि एक बार आप अच्छे तरीके से सारे कैलकुलेशंस को चेक करें। 80 का लॉग आपके पास 0.95 नहीं आता, आप चेक करें। यस, 1.90 के आसपास आ जाएगा, 1.909 में डेसिमल्स एक दो पॉइंट आगे पीछे होगा चलेगा, आप गलती ना करें, दोबारा से कैलकुलेशन करें। इसलिए मैंने आपको लॉग का आंसर लिख के दिया है, इसी को हमने प्रैक्टिस करना है बच्चा, हमने इसी को प्रैक्टिस करना है। समृद्धि ध्यान से चेक करें उसको। ओके गाइस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई। आप सारे बच्चों के पास अप्रोक्सीमेटली अभी 20 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है? 1:20 हो रहे, 1:40 तक आपकी लॉ क्लास स्टार्ट होगी। लॉ क्लास इज ऑल्सो लाइव, बट कुछ बच्चे आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो पहले लॉ के थोड़े से लेक्चर्स बैकअप में देखेंगे, फिर वो लॉ लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। उनको मैं आज ऐप में ऐड कर लूंगा, उनको लॉ के पुराने लेक्चर्स भेजूंगा ऐप के अंदर, और वो बच्चे मेरे साथ क्लास में ज्वाइन करेंगे। याद रखना, लॉ क्लास में मैम के साथ ज्वाइन करेंगे थोड़े बैकअप कवर करने के बाद, बिकॉज लॉ जो है वो इंटरलिंक्ड है थोड़ा सा। सो आप लोगों ने 2-3 लेक्चर्स जो आपके वहां पर कवर करने के बाद फिर आप बैच में ज्वाइन करेंगे, राइट गाइस? तो बाकी जो बच्चे जिन्होंने वो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स लगाए हुए हैं, वो सारे के सारे लॉ क्लास कंटिन्यू करेंगे, और रिमेनिंग बच्चों को अभी आपको बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप पिछले लॉ के लेक्चर्स कवर कर सके, ठीक है गाइस? चलिए आज के लिए इतना ही। अकाउंट्स मैथ्स कल सुबह 10 बजे सेम टाइम पे मिलेंगे अकाउंट्स मैथ्स के लिए। 20 मिनट्स का ब्रेक एंजॉय करें एंड देन वी प्रोसीड टू द लॉ क्लास, एंड लॉ क्लास इज आल्सो लाइव, आपको लिंक आ जाएगा अभी ऐप में, ठीक है? और जितने बच्चों ने आईसीएम ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करा कर ले, कुछ न्यू स्टूडेंट्स आज ज्वाइन कर रहे हैं, आईसीएम ऐप डाउनलोड कर ले, मैं आपको बैच में ऐड कर लूंगा, ठीक है? एंड्रॉइड में जाकर एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आईसीएम ऐप, इफ यू हैव एनी इश्यूज माय नंबर इज फ्लैशिंग, नीचे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।